देखिए ये जो क्लास हो रहा है ये हो रहा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पिछला क्लास होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं उसमें पढ़ते हैं होम रूलिंग आंदोलन। और होम रूलिंग आंदोलन जो है वह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है चलाया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये होम रूलिंग आंदोलन जो है 1917-18 तक आते आते जो है ये भी असफल हो जाता है। और उस असफल होने का जो कारण था वो था कि हम असफल होने का जो कारण था वो था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एनी बेसेंट को गिरफ्तार है, ठीक है। और जब ब्रिटिश सरकार जो है एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लेती है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है सरकार को, यानी ब्रिटिश सरकार को यह आश्वासन दिया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि एनी पेशेंट को जेल से रिहा नहीं करेंगे तो पूरे देश भर में जो है एक आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश अधिकारी जो है एनी बेसेंट को रिहा कर देती है। और जब एनी बेसेंट को रिहा कर देती है तो एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम है मोंटेग्यू, उस मोंटेग्यू के द्वारा, ठीक है, उन मोंटेग्यू के द्वारा जो है एक घोषणा की जाती है, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को जो है घोषणा की जाती है। और ये जो मोंटेग्यू रहते हैं ये रहते हैं आपके भारत के सचिव रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं मोंटेग्यू के द्वारा जो है 20 अगस्त 1917 को घोषणा की जाती है। और उस घोषणा की बात करते हैं तो क्या क्या घोषणा करते हैं, तो पहला घोषणा ये रहता है कि भारतीयों को राजनीतिक में अधिक से अधिक मात्रा में हिस्सेदारी करने का प्रोत्साहन करेंगे, पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा ये है कि भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, मतलब कि जो भी सभाएं हैं, उन सभाओं को जो है धीरे धीरे विकास करने का प्रोत्साहन करेगी, धीरे धीरे विकास करने की कोशिश करेगी। तीसरा घोषणा ये रहता है कि भारत में उत्तरदायी प्रणाली की जो है घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है मोंटेग्यू के द्वारा 3 घोषणा की जाती है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब मोंटेग्यू के द्वारा ये घोषणा की जाती है तो भारतीय नेता जो है इससे कहीं ना कहीं नाखुश होते हैं, असंतुष्ट होते हैं और आपत्तिजनक जताते हुए ये कहते हैं कि ये जो घोषणा किया गया है इसमें कोई टाइम टेबल जो है मेंशन नहीं है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें घोषणा की गई इन सभी सारी चीज़ों का जो है कब तक किया जाएगा इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप जो है भारतीय नेता असंतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चलाया जाता है यह 1917-18 तक आते थे जो है शिथिल पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल के वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। अब बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में बात करते हैं तो देखिए ये जो मोंटेग्यू है यह भारत के क्या रहते हैं, सचिव रहते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है यह घोषणा की जाती है, ठीक है। और ये जो चेम्सफोर्ड है, ये चेम्सफोर्ड क्या है, यह आपके रहते हैं क्या, वायसराय, ठीक है। देखिए अब मोंटेग्यू के नेतृत्व में जो है भारत की स्थिति का पता करने के लिए एक दल आती है, ठीक है। और वो जो दल आती है भारत की स्थिति पता करने के फलस्वरूप एक रिपोर्ट पेश करती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है यह भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 जो है तैयार होता है, ठीक है। और इसी तैयार के बारे में हम ये देखते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान रहता है, किस तरह के ब्रिटिश सरकार जो है प्रावधान रखती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब प्रावधान की अगर बात करते हैं, अगर प्रावधान की बात करते हैं तो इसमें पहला प्रावधान क्या है कि प्रशासन के सभी विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, प्रशासन के, ठीक है। अब प्रशासन के जितनी भी विषय हैं उसको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा है, पहला केंद्रीय विषय बन गया और दूसरा क्या है, प्रांतीय विषय। अब प्रशासन की अगर यहाँ पर बात करते हैं जो भी विभाग हो, जैसे शिक्षा हो गया, वित्त हो गया, भू राजस्व की विभाग हो गया, आपका कृषि का विभाग हो गया, उद्योग का विभाग हो गया, उन सभी जितने भी विषय है, जितने भी विभाग है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, ठीक है। अब देखिए अब प्रांतीय विषय 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार जो है जो भी विषय है 2 भागों में बांटा, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। अब प्रांतीय विषय के अंतर्गत जो विषय आता है उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और उसमें कौन कौन सा है, तो आपका हस्तांतरित विषय और दूसरा क्या है, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय के अंतर्गत जो है बांट दिया गया, ये किस में बांटा गया, प्रांतीय विषय में। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो आने वाले हैं वो क्या क्या है, वो है आपका स्वास्थ्य विभाग,
शिक्षा विभाग और कृषि विभाग जैसे जो है यह किसके अंतर्गत आएंगे, हस्तांतरित के। और वहीं आरक्षित विषय की अगर बात करते हैं, आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है आपका पुलिस प्रशासन, जेल, भूमि, वित्त, ये जो उद्योग, ये जो विभाग है यह आरक्षित विषय के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रावधान। तीसरा प्रावधान हम ये देखते हैं कि देश में जो है द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। द्विसदनीय, पहला क्या है, राज्य परिषद जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा क्या है आपका केंद्रीय विधानसभा, और केंद्रीय विधानसभा को हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा। ठीक है, तो तीसरा प्रावधान ये हो गया कि द्विसदनीय व्यवस्था को जो है लागू कर दिया गया है। चौथा हम ये देखते हैं कि देश में जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का विस्तार किया जाता है। यानी कि हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन का विस्तार किया जाता है। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं कि संपत्ति के आधार पर जो है मताधिकार जो है संपत्ति के आधार पर जो है मताधिकार का विस्तार किया गया। भारत शासन अधिनियम पे जिसका जितना संपत्ति हो गया उसके आधार पर जो है मत देने का अधिकार बनाया गया इस भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, छठा की अगर बात करते हैं तो छठा क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया छठा में। सातवां क्या है, तो केंद्रीय बजट और राज्य बजट को पृथक किया गया। यानी केंद्र का बजट और राज्य का बजट जो भी तैयार होता था उसको अब अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग जो है मान्यता दे दी गई। ठीक है, देखिए छठा हो गया, ये छठा हो गया आपका केंद्र बजट और राज्य बजट को अलग करना। अब ये है सेम, देखिए अब ये जो आपका क्या है, तीसरा जो प्रावधान है कि देश में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें आपका राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा है। अब इस द्विसदनीय व्यवस्था में हम यह बात करेंगे कि आपका ये राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में है कितने सदस्य की संख्या है तथा उन सभी सदस्य में जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की जाती है उसके आधार पर कितने कितने सीट जो है कौन कौन से समुदाय के, कौन कौन से धर्म के दिए गए हैं, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब राज्य परिषद की अगर बात करते हैं तो राज्य परिषद में आपका टोटल कितने हैं, 60 सदस्य। ठीक है, अब इस राज्य परिषद के सदस्य कितने हैं, 60, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, राज्य परिषद का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। अब देखिए अब इन 60 सदस्य की अगर बात करते हैं तो इन 60 सदस्य में जो है 26 जो है मनोनीत होते हैं और 34 जो है निर्वाचित होते हैं। यानी कि इन 60 सदस्य में जो 34 सदस्य जो है चुन कर जाएंगे। अब ये जो 34 सदस्य चुन कर जाएंगे इसमें कौन कौन से दल से, कौन कौन से समुदाय से जाएंगे, कौन कौन से धर्म से जाएंगे, इसके हम बात करते हैं। तो 20 सदस्य जो है सामान्य तरीके से जाएंगे, 10 सदस्य जो है मुसलमान के लिए आरक्षित किया गया था, 3 सदस्य जो है यूरोपीय है और 1 सदस्य क्या है, सिख। इस तरह से हम देखते हैं कि 34 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। एक बार देख लेते हैं, 20, 10, 30, 30, हाँ ठीक है, 34 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। तो ये हो गया आपका राज्य परिषद जो कि टोटल कितने हैं, 60 सदस्य। अब वहीं हम बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा जिसे हम आज केंद्रीय विधानसभा जिसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा। अब केंद्रीय विधानसभा में अगर बात करते हैं तो केंद्रीय विधानसभा में आपके कितने सदस्य हैं, टोटल 145। ठीक है, और उस समय उस समय इसका जो कार्यकाल था कितना था, 3 वर्ष के लिए लागू किया गया था। अब इस 145 सदस्य में ये देखेंगे कि कितने निर्वाचित है, कितने चयनित होते कितने निर्वाचित होते हैं और कितने मनोनीत होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो 41 सदस्य जो है ये मनोनीत होते हैं और 104 सदस्य जो है ये निर्वाचित होते हैं, ये चुने जाते थे। ठीक है, अब देखिए इन सभी निर्वाचित सदस्यों की अगर बात करते हैं तो बात करते हैं पहला कि 22 जो सदस्य है 52 यानी कि 92 सदस्य जो है सामान्य तरीके से आते थे। दूसरा अगर बात करते हैं तो 30 सदस्य जो है मुसलमान है, 2 सदस्य जो है सिख है और 20 सदस्य जो है ये विशेष सदस्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर इसको भी काउंट करेंगे तो ये आपका 104 सदस्य जो है हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 50 + 30 80, 80 20 60 देखिए 50 30 80, 80 20 100, 100 2 102 और 102 + 104 हो गए टोटल इस तरह से सदस्य। ठीक है, 8वां अगर हम देखते हैं कि 8वां इसमें प्रावधान क्या रहता है, तो 8वां प्रावधान रहता है कि महिला को वोट देने का इसमें अधिकार दिया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत
पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, हमें देखते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। ठीक है, अब 9वां प्रावधान है क्या, तो 9वां प्रावधान में देखते हैं कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की एक स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल 120 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 120 सदस्य जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब इन 120 सदस्य की अगर बात करते हैं तो इसमें 108 सदस्य जो है राजा रहते हैं आपका अलग अलग क्षेत्र से, और 12 जो है यह निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य रहते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी इसे आम हित के मामला का परामर्श लेने के लिए किया गया था, जिसे हम लोग नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को हम लोग नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 या जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, तो इसमें किस तरह से ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है भारतीय न्यायिकता के द्वारा जो है कुछ दोष भी निकाला जाता है। अगर दोष की अगर बात करते हैं तो जैसे कि ब्रिटिश सरकार जो है विषय को जो है 2 भागों में बांट देता है, जो कि भारतीय नेता जो है इन सभी विषय से जो है नाखुश होते हैं। ठीक है, और एक ये चीज रहता है इस 1919 में ये भी प्रावधान रहता है कि जो गवर्नर का कार्यकारी परिषद रहता है उन गवर्नर के कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कि जब चाहे तो गवर्नर कुछ भी कर सकता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय नेता जो है असंतुष्ट होते हैं, नाखुश होते हैं। ठीक है, और जब ये भारतीय नेता नाखुश होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, तो कांग्रेस के द्वारा एक विशेष अधिवेशन की जाती है जो कि मुंबई में की जाती है। ठीक है, और उस मुंबई अधिवेशन ठीक है, विशेष अधिवेशन जो कि कहाँ की जाती है, मुंबई में, और ये कब की जाती है आपका 1918 में। ठीक है, विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में की जाती है, जिसके अध्यक्षता कौन करते हैं, हसन इमाम। ठीक है, हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है ये विशेष अधिवेशन की जाती है, और इसी अधिवेशन निर्णय ली जाती है, वो ली जाती है स्वशासन की मांग। ठीक है, स्वशासन की जो है मांग की जाती है इस कांग्रेस के द्वारा विशेष अधिवेशन में, जो कि हसन इमाम जो है इसका अध्यक्षता निभा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका भारत शासन अधिनियम, जो कि इसमें दोष भी देख लिए, इसमें कांग्रेस का जो रुख है, कांग्रेस किस तरह सोची है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास का, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का उदय, यानी कि साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी आते हैं भारत में, और आने के फलस्वरूप किस तरह से अब राजनीतिक रूप धारण करते हैं, किस तरह से राजनीतिक में प्रवेश करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।